क्षेत्र में जंगली भैंस पुनर्स्थापन अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया है। यह पहल राज्य में वन जीव संरक्षण और संतुलन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य जंगली भैंसों की संख्या को बढ़ाना और उसके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित बनाना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार वन जीव संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। और बालाघाट से तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, जहां सीएम मोहन यादव ने शुभारंभ किया है अभियान का, और इसके साथ ही बालाघाट में वन जीव संरक्षण की पहल देखने को मिल रही है। और बालाघाट में वनजीव संरक्षण की पहल देखने को मिल रही है, जहां बता दें कि वनजीवों के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जंगली भैंस पुनर्स्थापन भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी के अधिकारों को लेकर जो चर्चा लोकसभा में हुई, उसमें विपक्षी दलों का रवैया निराशाजनक रहा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष सत्र रहा है। बीते दिन लोकसभा में देश की आधी आबादी को लेकर इस अधिनियम का प्रस्तुतिकरण हुआ और देश ने देखा कि तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर महिलाओं के अधिकारों पर कठोर घात करने का काम किया, जैसा कि पहले भी होता आया है। तो विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र के दौरान विपक्षी दलों की अनुपस्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें यह सोचना चाहिए कि क्या उनका दल किसी दिशा में जा रहा है। नारी सशक्तिकरण अधिनियम को लेकर के बीते समय लोकसभा के दरमियान यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी भारतीय जनता पार्टी की भावना के अनुरूप देश की आधी आबादी को लेकर के जिस प्रकार से नारी सशक्ति वंदन अधिनियम का प्रस्तुतिकरण हुआ और देश ने देखा कांग्रेस, डीएमके, सपा, टीएमसी तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर के, जैसा कि होता आया है देश की आजादी के पहले से और देश की आजादी के बाद जब तक कांग्रेस की सरकार रही, हर बार महिलाओं के अधिकार पे कुठाराघात करने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने और उनके साथियों ने कहा। पहले जब पक्ष में थे तब पक्ष में वही रोल रखा, और जब अब प्रतिपक्ष में तब भी बहनों के अधिकार को देने से उनको वंचित करने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस और उनके लोगों ने किया है। आज हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा में आज एक दिवसीय संकल्प इसी बात के लिए लेकर आगे बढ़े थे कि आइए हम सब 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो परिसीमन के साथ सीलिंग लगाने का प्रयास किया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कि देश की आधी आबादी के लिए भविष्य में कोई सीट नहीं बढ़ाई जा सकेगी। आरक्षण को लेकर भी उनकी जो दुविधा रही है वो परिणाम रहा है कि चाहे साहबानों का प्रकरण हो या 3 तलाक का घटनाक्रम हो, हमेशा बहनों के साथ अन्याय करने का काम कांग्रेस ने किया है। और आज मुझे गर्व है, आज विशेष सत्र लगभग 8 से 9 घंटे तक दिन भर चर्चा में चला है और चर्चा में हमारे सब दल के लोगों ने, और ये तो मैं कहूंगा कि पक्ष हो या विपक्ष, उनने अपनी बात करी, लेकिन कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र था एक बार फिर वो उजागर हुआ। किंतु परंतु लगा करके ये इनके इन प्रकार आज हमने परिसीमन आयोग के साथ ये जो नारी सशक्तिकरण अधिनियम को संकल्प को पारित करने का उनके साथ आह्वान किया। जैसा हमेशा होता आया, कांग्रेस ने फिर अपनी बात को से पलटते हुए वही तरीका लगाते हुए उससे भागने का काम किया। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे दल के केवल 5 सदस्य विशेष कारण से, कोई बीमार या कोई कारण था, उनकी अनुपस्थिति रही है। बाकी सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस प्रस्ताव पर चर्चा भी हुई और हमने जो हमारा संकल्प है कि आधी आबादी के लिए जिस प्रकार से आज हमारे पास संसद और उसमें 2/3 बहुमत का समर्थन नहीं है,
लेकिन आत्मबल बहुत मजबूत है। आज नहीं तो कल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की आधी आबादी बहनों के लिए, उनके हक अधिकार के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम अपना उस प्रतिबद्धता के बलबूते पर कि 33% के लिए हम आरक्षण करने के लिए लगातार कटिबद्ध रहेंगे। एक तरफ इस 33% आरक्षण का मतलब ही है कि कांग्रेस दोहरे मुंह से जब 54 करोड़ देश की आबादी थी 1972 में, उस समय उस आरक्षण की सीलिंग के बलबूते पर जब आज अगर हम कल्पना करें कि 230 विधानसभा की संख्या अगर ये 33% आरक्षण लोकसभा में पारित हो जाता तो 345 की संख्या अपने प्रदेश में होती। हमारी 29 लोकसभा ये 42 से ऊपर हो जाती, अर्थात हर वर्ग की बहनों का इसमें प्रतिशत बढ़ता। और ये बात भी सही है कि अगर लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ती है, क्योंकि जब 1972 की बात करें तब लोकसभा के अंदर एवरेज एक लोकसभा में केवल 10 लाख वोटर थे और आज की स्थिति में एक लोकसभा में 30 से 40 लाख तक वोटर बढ़ गए। तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अपने वोटर और उनकी जन सुविधाओं के साथ जो तालमेल करने का अभाव रहता है, उसके जो कष्ट है वो किसी से छिपे नहीं। इसी प्रकार से विधानसभाएं भी हमारी 3 लाख से लेकर 4-5 लाख तक की इंदौर जैसे शहरों में हुई है। ऐसे में हम सबको ये संकल्प करना चाहिए कि आधी आबादी के लिए हम पुनः संघर्ष करेंगे और संख्या बढ़ा करके बहनों का प्रतिनिधित्व उनको दिला के रहेंगे। मुझे इस बात का संतोष है, यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे दल ने विस्तार से अपनी बात कही और आखिर में आकर के संकल्प प्रस्तुत करने के साथ बहुमत के आधार पर न केवल संकल्प पारित हुआ और जैसा कि हमको आदेशा था, कांग्रेस डिवीजन की बात करते करते तमाम प्रकार के हथकंडे लगा करके उनके नाना प्रकार के छल प्रपंच उनने रचे थे, लेकिन चूंकि उनके पास अपोजिशन के पास जो 64 उनकी संख्या है वो 64 भी उपस्थित नहीं थी। बड़े आश्चर्य के साथ बोलना पड़ेगा कि जितने अपोजिशन के लोग चाहिए वो भी उनके इस प्रस्ताव से, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो भी हमारे प्रस्ताव से सहमत थे, इसलिए घर से नहीं आए। तो ये कांग्रेस के लिए सोचने का विषय है कि वो उनके दलों का समर्थन किस दिशा में जा रहा है। लेकिन हमारे दल के लोगों ने आखिरी समय तक इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा मैं अपने सभी माननीय सदस्यों की और आप प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विधानसभा के सभी अधिकारियों की, हमारे सभी प्रशासन के सारे व्यवस्थाओं के जुड़े हुए सरकार के अंग की, जिन्होंने हर वो प्रश्न जो अपोजिशन ने उठाया उसका जवाब भी हमने दिया और आखिरी समय तक बैठ करके हमने अपनी प्रतिबद्धता नारी सशक्तिकरण के आधार पर प्रदेश की आधी आबादी के साथ दिखाई। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने की। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंगार शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार यह बैठक विशेष सत्र की कार्रवाई और सदन में सुचारू संचालन को लेकर की गई। सलाहकार बैठक थी और इसमें बता दें कि सत्र के दौरान उठाए जाने वाले प्रमुख विषयों और सदन की कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। विशेष सत्र से पहले हुई इस बैठक को विधानसभा की कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भागीदारी देखने को मिली है। राजस्थान के घोटाला ग्राम ऋषि में बता दें कि सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होकर बता दें कि नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर वातावरण उत्साहपूर्ण रहा और सामाजिक सौहार्द से परिपूर्ण रहा है। सामूहिक विवाह सम्मेलन में अनेक जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया, जिससे समाज में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। मैं महाकाल की नगरी से आता हूं तो हम सब मिलके बाबा महाकाल का भी जयकारा करें। बोले महाकाल महाराज की। आज का ये बहुत सामूहिक विवाह का पवित्र मंच पर विराजमान दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़ी पंचायत या हमारी पार्लियामेंट के माननीय अध्यक्ष
और आपके सौभाग्यशाली हैं। कोटा से हमारे देश के सबसे बड़े, एक तरह से जनतांत्रिक तरीके से गणतंत्र के सबसे बड़े अधिष्ठान का जीवंत मंदिर, उसके अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय ओम बिरला जी। और इस अवसर पर हमारे बीच गोरक्षनाथ की ही हरियाणा पीठ बाबा बालकनाथ जी भी विराजमान है। आपका भी वंदन, अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें महाराज जी का भी। मंच पर 2 मंत्री और विराजमान है, दोनों मंत्रीगणों का और पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन कर दें एक बार सभी के साथ। और मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में ओम जी भाई साहब का आग्रह था, हमारे यहां के सारे मित्रों ने सामूहिक विवाह का आग्रह इतना मैं मान के चलता हूं कि हमारे बीच में थोड़ी गुंजाइश थी कि मैं कोशिश करूं कि इस कार्यक्रम से दूर से ही शुभकामना दे दूं, लेकिन भाई साहब का आग्रह था और आपका प्रेम था और इसलिए तमाम बाधाओं के बीच भी आज आपको दर्शन का मौका मिला। सच में मैं आपके बीच आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं और एक और कारण से सच में ये पाणी ग्रहण संस्कार 16 ही संस्कार में से सबसे पवित्र संस्कार अगर कोई है तो ये पाणी ग्रहण संस्कार है, जिसमें हमारे परिवार के माध्यम से ये विवाह संस्कार के आधार पर परिवार के अंदर हमारी वंश परंपरा में, कुल परंपरा में अमरता की निशानी प्रारंभ होती है। अमरता की निशानी हमारे अपने कुल का गोत्र आगे बढ़ाने वाला हमारा भावी पीढ़ी का अभिनंदन होता है। हमारे अपने जीवन काल में जिस प्रकार से परमात्मा की दया से कई पीढ़ियों के पुण्यात्माओं के कारण से ये 84 लाख योनियों का शरीर, मानव शरीर हमको मिलता है, ऐसे में हम अपने परमात्मा के द्वारा सौंपे गए शरीर से आने वाले मेहमान का अब के बाद कई बेटियों को नए माँ बाप मिलेंगे, उनका नया परिवार बसेगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके घर से बेटी विदा होती है सच में उनका कलेजा हलक तक आता है, उनकी आत्मा उनसे माँ बाप से पूछो। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है, बेटियां माँ दुर्गा का अवतार होती है, उनके आशीर्वाद से 2 घरों का रिश्ता जीवन भर के लिए जुड़ता है। वाकई वो एक अलग प्रकार का आनंद भी आता है। और हमारे लिए एक और कारण से ये देश तो मात्र सत्ता प्रधान संस्कृति का मानने वाला देश है। ऐसे समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों ही सूर्य और चंद्र से हमारी सारी सृष्टि चलती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मैं चंद्रवंशियों से भी बात कर रहा हूं और गोपाल कृष्ण के जय जयकार भी लगवा रहा हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, जिनके जयकारे के माध्यम से अपने जीवन का प्रत्येक क्षण और इस माटी का कण कण अपने खुद के परिश्रम पुरुषार्थ से जीवन को धन्य करते हुए भगवान कृष्ण ने कदम कदम पर पूरे देश का मार्गदर्शन किया। उनके जीवन में उनके पैदा होने के पहले भी कष्टों की पराकाष्ठा थी, लेकिन कष्ट से उनने कभी अपने आप को दूर रखने का प्रयास नहीं किया। हम सब जानते हैं, जिसको सरल शब्दों में उनने कहा, धर्म मार्ग पे चलने के लिए उनका जीवन इसीलिए हुआ है। वो हमको प्रेरणा देते हैं। तमाम कष्टों के बीच भी भगवान कृष्ण तो कालिया नाक पे भी मुस्कुरा करके जीवन की प्रेरणा देते, वो हमको एहसास होता। और कंस को मारने के बाद भी शिक्षा की महत्ता क्या होती है भगवान कृष्ण के जीवन से सीखते हैं हम। जब सांदीपनी आश्रम के माध्यम से भगवान जीते जी, कितना उस समय का भाई साहब, आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के एक तरह से वहां के अधिष्ठाता, लेकिन सच में लोकतंत्र की स्थापना के लिए इतिहास जाना जाए तो अज्ञात इतिहास में 5000 साल में भगवान कृष्ण से प्रारंभ होगा, जब एक सत्ताधीश कंस को मारने के बाद भी वो कुर्सी पे नहीं बैठते, उनके नाना जी को बिठा करके कुर्सी को दूर से राम राम करते। ये हमारे लिए वो प्रेरणा देती। और वो दिन हो या बाद का कौरव पांडव का महायुद्ध, उस समय का महासमर,
लेकिन उससे भी आगे बढ़कर जब द्वारकाधीश भी हो गए तो भगवान ने अपने वंश को द्वारकाधीश होकर के कुर्सी पे नहीं बिठाया। ये लोकतंत्र के नायक की विशेषता है। ये हमारे लिए सीखने वाली बात भी। कुर्सी से कुछ नहीं होता। जीवन में परमात्मा ने मौका दिया है सत्कर्मों का और धर्म के मार्ग पे चलने का। ऐसे समय में आज हमारे सबके बीच में ये अच्छा अवसर है। आप 43 परिवारों को जोड़ करके शासन के साथ भले ही खड़े हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था के बजाय समाज ने अपनी सामूहिक विवाह की सारी खर्चे की व्यवस्था ली। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में सामूहिक विवाह के माध्यम से हम सबके लिए आज के समय में एक साथ ये एक सबका समय बचता है, खर्चा बचता है, व्यवस्था बचती है। और बच्चे बच्ची का भी भाग्य देखो, लोकसभा के अध्यक्ष भी मौजूद है, मंत्री भी मौजूद है, विधानसभा के माननीय विधायक भी मौजूद है और महाराज जी का डबल रोल है। महाराज जी दो नाते से हमारे अपने चुने हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है और गोरक्षनाथ पीठ का आशीर्वाद भी देने आए और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी आपके बीच में आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मेरे अपने बेटे का विवाह भी इसी प्रकार के सामूहिक विवाह में करके सच में हमारी परंपरा होना चाहिए। अनावश्यक हम बड़े आदमी हो गए, जबरदस्ती का दिखावा करना, अनावश्यक पैसा खर्चा करना, इस होड़ाहोड़ी में गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय आदमी को कितना खर्चा लगता है। ऐसे में एक बार का दिखावा जीवन भर की परेशानी छोड़ जाता है। बाद में कर्जे में पूरा परिवार डूबता है, जमीन बिकती है, मकान बिकता है या कई कारण से दूसरी झंझटें आती है। ऐसे में सामूहिक विवाह के माध्यम से और एक साथ मिलकर के ये आनंद का वास्तव में अवसर अद्भुत है। मैं आपके सबके बीच में थोड़े कम समय के लिए भी आया हूं, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और ऐसे में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आने वाले समय में सिंहस्थ का भी आयोजन आ रहा है और सिंहस्थ अर्थात हमारे यहाँ तो उज्जैन और कोटा में कोई अंतर ही नहीं है। ऐसा लगता है जुड़वा भाई है इनका अपना संबंध, ऐसा ही लगता है, अलग अलग मान ही नहीं सकते। और चंबल मैया का तो वास्तव में हमारे यहाँ से प्रादुर्भाव भले ही हुआ है, लेकिन आशीर्वाद तो कोटा में ही बरसता है, उसका एहसास होता है। चरमणवती माता का जो एहसास होता है। और चंबल तो आपके यहाँ उज्जैन में भी वो नहीं है। माता छिपरा पूरा अपना आशीर्वाद चंबल मैया में समा करके दोनों तरह से आपके बीच में आशीर्वाद की वर्षा करती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज कोटा में ये आनंद का क्षण आया है। कुछ समय बाद 2028 में उज्जैन में कुंभ का मेला होगा। मेरे अपने मित्र माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से हमने निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ओम जी भाई साहब का आशीर्वाद मिला था सरकार बनने के साथ, और आपने कहा दोनों राज्य एक तरह से हमारे भाई भाई जोड़ीदार हैं। ऐसे में हमारी योजनाओं का भी परस्पर साझाकरण होना चाहिए, एक दूसरे के संसाधनों पर भी बराबरी का और सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पार्वती काली सिंह चंबल योजना का आशीर्वाद मिला और हमने दोनों राज्यों के बीच परस्पर प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए ये नई त्रिवेणी की धारा प्रभावित की, जिसके कारण से मध्यप्रदेश के भी, पश्चिमी मध्यप्रदेश के 13 जिले और 15 जिले राजस्थान के आज पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से भविष्य की नई एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेंगे। ऐसे में हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई नहर कम ज्यादा पानी दे रही है। अरे पानी तो आ रहा राजस्थान में, क्या दिक्कत है, कोई पाकिस्तान थोड़ी है, निश्चित रूप से देंगे, आप चिंता मत करो, इसका परीक्षण करेंगे। माननीय ओम जी भाई साहब यहाँ के माननीय सांसद है, ऐसे में महाराज जी भी है, मंत्री जी भी है। हमारे भाई बहनों को पानी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होता है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। चेहरे का पानी बना रहे, मोती का पानी समान चमकता रहेगा। परमात्मा की दया से नदियों के लिए तो मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। ऐसे समय में जब जल की धारा में परमात्मा ने वहां वृद्धि की है, तो हमको परस्पर इस तरह की व्यवस्था में सदैव सहभागी होना चाहिए। तो मैं आपके साथ आने वाले समय में और भी आपको कई बार ऐसे मौके मिलेंगे। माननीय ओम जी भाई साहब के आग्रह के साथ आपके दर्शन करने का मौका मिला, नव दंपतियों के शुभकामना देने का मौका मिला। सबको बधाई देते हुए आप सबको सिंहस्थ 2028 का आमंत्रण भी दे रहा हूं। और माननीय भजनलाल जी के साथ हमने एक प्रकल्प चालू किया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारने के बाद मथुरा से कदम बढ़ा करके
तो वहीं नर्मदापुरम में हुए सड़क हादसे के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जिला अस्पताल का दौरा कर घायलों से मुलाकात की और उनके इलाज की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एक गंभीर सड़क हादसा रात करीब 1 बजे हुआ, जब टैवरा वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने टक्कर हो गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में रात करीब 1 बजे गंभीर सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें टैवरा वाहन की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई और इसके साथ ही गांव के 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। घायलों का अस्पताल में उचित उपचार किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से घायलों के इलाज पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज रात 1 बजे यहाँ जिले में एक दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें टवेरा वाहन एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया था साइड ऑन कोलिजन से, जिसमें हमारे 5 लोग जिले के महेंद्रवाड़ी गांव के थे। उनकी मृत्यु हो गई और काफी शेष लोग घायल हुए थे। घायलों का इलाज अच्छे से चल रहा है। मैं और एसपी महोदय के द्वारा सभी से मुलाकात की गई और अभी उनका इलाज अच्छे से चलाया जा रहा है और जो भी उनके परिवार को और डॉक्टरों को बताया गया कि जो भी इनको रिक्वायरमेंट रहेगी प्रशासन सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। और यहाँ जिला अस्पताल में जो व्यक्ति मृत हुए थे उनका शरीर आया था और वर्तमान में पोस्टमार्टम का कार्य चल रहा है और प्रशासन ने उनके परिवारों से मुलाकात की है और जो भी आर्थिक संभव सहायता है वो देने का सभी आश्वासन दिया है। और आप सभी मीडिया के माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा कि रात में जो भी व्यक्ति या दिन में भी चलाते हैं, रोड सेफ्टी के मानकों का पूरा पालन करें, जिससे इस तरह की भविष्य में होने वाली दुर्घटनाएं रोकी जा सके। मध्य प्रदेश में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मंदिर पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए और विविध पूजा अर्चना की। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर भगवान महाकाल के दर्शन के और आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रही। धार्मिक माहौल में पूरा परिसर भक्ति और आस्था से सराबोर नजर आया। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें आरएन टीवी नेशनल।